हार की जीत। केशव से मेरी पुरानी लाग डांट थी। लेख और वाणी, हास्य और विनोद सभी क्षेत्रों में मुझसे कोसों आगे था। एक बार उसे नीचा दिखाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। उस समय मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी त्रुटियों को कौन स्वीकार करता है। अगर मुझे कुछ तस्कीन थी तो यह कि विद्या क्षेत्र में मुझे उनसे कंधा मिलाना भी नसीब ना हो, पर व्यवहार की रंगभूमि में सहरा मेरे ही सिर रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब प्रणय सागर में भी उसने मेरे साथ गोता मारा और रत्न उसी के हाथ लगता हुआ नजर आया तो मैं हताश हो गया। हम दोनों ने एमए के लिए साम्यवाद का विषय लिया था। हम दोनों ही साम्यवादी थे। केशव के विषय में तो यह स्वाभाविक बात थी। उसका कुल बहुत प्रतिष्ठित न था, न वह समृद्धि ही थी जो इस कमी को पूरा कर देती। मेरी अवस्था इसके प्रतिकूल थी। मैं खानदान का तालुकेदार और रईस था। मेरी साम्यवादिता पर लोगों को कौतूहल होता था। हमारे साम्यवाद के प्रोफेसर बाबू हरिदास भाटिया साम्यवाद के सिद्धांतों के कायल थे, लेकिन शायद धन की अवहेलना न कर सकते थे। अपनी लज्जावती के लिए उन्होंने कुशाग्र बुद्धि केशव को नहीं, मुझे पसंद किया। एक दिन संध्या समय वह मेरे कमरे में आए और चिंतित भाव से बोले, शारदा चरण, मैं महीनों से एक बड़ी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। मुझे आशा है कि तुम इसका निवारण कर सकते हो। मेरे कोई पुत्र नहीं है। मैंने तुम्हें और केशव दोनों को ही पुत्र तुल्य समझा है। यद्यपि केशव तुमसे चतुर है, पर मुझे विश्वास है कि विस्तृत संसार में तुम्हें जो सफलता मिलेगी वह उसे नहीं मिल सकती। अतएव मैंने तुम्ही को अपनी लज्जा के लिए वरा है। क्या मैं आशा करूं कि मेरा मनोरथ पूरा होगा? मैं स्वतंत्र था। मेरे माता पिता मुझे लड़कपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। मेरे कुटुंबियों में अब ऐसा कोई न रहा जिसकी अनुमति लेने की मुझे जरूरत होती। लज्जावती जैसी सुशीला, सुंदरी, सुशिक्षित स्त्री को पाकर कौन पुरुष होगा जो अपने भाग्य को न सराहता। मैं फूला न समाया। लज्जा एक कुसुमित वाटिका थी। वह स्वयं साम्यवाद पर मोहित थी, लेकिन प्रोफेसर भाटिया की तरह केवल सिद्धांतों की भक्त न थी, उनको व्यवहार में भी लाना चाहती थी। उसने चतुर केशव को अपना स्नेह पात्र बनाया था। तथापि मैं जानता था कि प्रोफेसर भाटिया के आदेश को वह कभी न टाल सकती। यद्यपि उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं उसे अपनी प्रणयनी बनाने के लिए तैयार न था। इस विषय में मैं स्वेच्छा के सिद्धांत का कायल था। इसलिए मैं केशव की विरक्ति और शोभ से आशातीत आनंद न उठा सका। हम दोनों ही दुखी थे और मुझे पहली बार केशव से सहानुभूति हुई। संध्या का समय था। केशव राजपूत हॉस्टल में साम्यवाद पर एक व्याख्यान देने गया हुआ था। प्रोफेसर भाटिया उस जलसे के प्रधान थे। लज्जा अपने बंगले में अकेली बैठी हुई थी। मैं अपने अशांत हृदय के भाव छिपाए हुए उसके समीप आकर बैठ गया। लज्जा ने मेरी ओर एक उड़ती हुई निगाह डाली और सदैव भाव से बोली, कुछ चिंतित जान पड़ते हो। मैंने कृत्रिम उदासीनता से कहा, तुम्हारी बला से। लज्जा, केशव का व्याख्यान सुनने नहीं गए? मेरी आंखों से ज्वाला सी निकलने लगी। जब्त करके बोला, आज सिर में दर्द हो रहा था। यह कहते कहते अनायास ही मेरे नेत्रों से आंसू की कई बूंदें टपक पड़ी। मैं अपने शोक को प्रदर्शित करके उसका करुणा पात्र बनना नहीं चाहता था। मेरे विचार में रोना स्त्रियों के लिए स्वाभानुकूल था। मैं उस पर क्रोध प्रकट करना चाहता था और निकल पड़े आंसू। मन के भाव इच्छा के अधीन नहीं होते। मुझे रोते देखकर लज्जा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने लज्जा से पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? लज्जा ने मेरी ओर तिरस्कार भाव से देखा और बोली, मेरे आंसुओं का रहस्य तुम ना समझोगे, क्योंकि तुमने कभी समझने की चेष्टा नहीं की। तुम मुझे कटु वचन सुनाकर अपने चित्त को शांत कर लेते हो। मैं किसे जलाऊं? मैं जानती हूं कि इस समय तुम्हें कुल प्रतिष्ठा और रियासत का लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, लेकिन यह भी जानती हूं
कि तुम्हारा कॉलेज की शीतल छाया में पला हुआ साम्यवाद बहुत दिनों तक सांसारिक जीवन की लू और लपट को न सह सकेगा। उस समय तुम अवश्य अपने फैसले पर पछताओगे और कुड़ोगे। मैं तुम्हारे दूध की मक्खी और हृदय का कांटा बन जाऊंगी। मैंने आर्द्र होकर कहा, जिन कारणों से मेरा साम्यवाद लुप्त हो जाएगा, क्या वह तुम्हारे साम्यवाद को जीता छोड़ेगा? लज्जा, हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझ पर उसका जरा भी असर न होगा। मेरे घर कभी रियासत नहीं रही और कुल की अवस्था तुम भली भांति जानते हो। बाबूजी ने केवल अपने अविरल परिश्रम और अध्यवसाय से यह पद प्राप्त किया है। मुझे वह नहीं भूला है। जब मेरी माता जीवित थी और बाबूजी 11 बजे रात को प्राइवेट ट्यूशन करके घर आते थे, तो मुझे रियासत और कुल गौरव का अभिमान कभी नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे तुम्हारे हृदय से यह अभिमान कभी मिट नहीं सकता। यह घमंड मुझे उसी दशा में होगा जब मैं स्मृति विहीन हो जाऊंगी। मैंने उद्दंडता से कहा, कुल प्रतिष्ठा को तो मैं मिटा नहीं सकता, मेरे वश की बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज रियासत को तिलांजलि दे सकता हूं। लज्जा क्रूर मुस्कान से बोली, फिर वही भावुकता। अगर यह बात तुम किसी अबोध बालिका से करते तो कदाचित वह फूल ही न समाती। मैं एक ऐसे गहन विषय में जिस पर दो प्राणियों के समस्त जीवन का सुख दुख निर्भर है, भावुकता का आश्रय नहीं ले सकती। शादी बनावट नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन को कंटक में नहीं बना सकती। मैं यहां से चला तो संचित था। लज्जा ने मेरे सामने एक नई समस्या उपस्थित कर दी थी। हम दोनों साथ साथ एमए हुए। केशव प्रथम श्रेणी में, मैं द्वितीय श्रेणी में। उसे नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक का पद मिल गया। मैं घर आकर अपनी रियासत का प्रबंध करने लगा। चलते समय हम दोनों गले मिलकर और रोककर विदा हुए। विरोध और ईर्ष्या को कॉलेज में छोड़ दिया। मैं अपने प्रांत का पहला तालुकेदार था जिसने एमए पद प्राप्त किया हो। पहले तो राज्य अधिकारियों ने मेरी खूब आवभगत की, लेकिन जब मेरे सामाजिक सिद्धांतों से अवगत हुए तो उनकी कृपा दृष्टि कुछ शिथिल पड़ गई। मैंने भी उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। अपना अधिकांश समय असामियों के बीच ही व्यतीत करने लगा। पूरा साल भर भी ना गुजरा था कि एक तालुकेदार की परलोक यात्रा ने काउंसिल में एक स्थान खाली कर दिया और काश्तकारों ने अपने प्रतिनिधित्व का भार मेरे सर रख दिया। बेचारा केशव तो अपने कॉलेज में लेक्चर देता था। किसी को खबर भी न थी कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। मैं अपने कुल मर्यादा की बदौलत काउंसिल का मेंबर हो गया। मेरी विकृतियां समाचार पत्रों में छपने लगी। मेरे प्रश्नों की प्रशंसा होने लगी। काउंसिल में मेरा विशेष सम्मान होने लगा। कई सज्जन ऐसे निकल आए जो जनतावाद के भक्त थे। पहले वह परिस्थितियों से कुछ दबे हुए थे, अब यह खुल पड़े। हम लोगों ने लोकवादियों का अपना एक पृथक दल बना लिया और कृषकों के अधिकार को जोरों के साथ व्यक्त करना शुरू कर दिया। अधिकांश भूपतियों ने मेरी अवहेलना की। कई सज्जनों ने धमकियां भी दी, लेकिन मैंने अपने निश्चित पद को न छोड़ा। सेवा के इस सुअवसर को क्यों कर हाथ से जाने देता। दूसरा वर्ष समाप्त होते होते जाति के प्रधान नेताओं ने मेरी गणना शुरू कर दी। मुझे बहुत परिश्रम करना, बहुत लिखना और बहुत बोलना पड़ता, पर जरा भी ना घबराता। इस परिश्रमशीलता के लिए केशव का ऋणी था। उसी ने मुझे इसका अभ्यस्त बनाया था। मेरे पास केशव और प्रोफेसर भाटिया के पत्र बराबर आते रहते थे। कभी कभी लज्जावती भी मिलती थी। उसके पत्रों में श्रद्धा और प्रेम की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। वह मेरी राष्ट्र सेवा का बड़े उदार, बड़े उत्साहमय शब्दों में बखान करती। मेरे विषय में उसे जो शंकाएं थीं वह मिटती जाती। मेरी तपस्या देवी को आकर्षित करने लगी थी। केशव के पत्रों से उदासीनता टपकती थी। उसके कॉलेज में धन का अभाव था। 3 वर्ष हो गए थे पर उसकी तरक्की न हुई थी। पत्रों से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह जीवन से असंतुष्ट है। तीसरे वर्ष गर्मियों में प्रोफेसर भाटिया मुझसे मिलने आए और बहुत प्रसन्न होकर गए।
उनके एक सप्ताह पीछे ही लज्जावती का पत्र आया। अदालत ने तजवीज़ सुना दी। मेरी डिग्री हो गई। केशव की पहली बार मेरे मुकाबले में हार हुई। मेरे हर्षोल्लास की कोई सीमा न थी। प्रोफेसर भाटिया का इरादा भारतवर्ष के सब प्रांतों में भ्रमण करना था। वह साम्यवाद पर एक ग्रंथ लिख रहे थे, जिसके लिए प्रत्येक बड़े नगर में कुछ अन्वेषण करने की जरूरत थी। लज्जा को अपने साथ ले जाना चाहते थे। निश्चय हुआ कि उनके लौट आने तक आगामी चैत के महीने में हमारा संयोग हो जाए। मैं यह वियोग के दिन बड़ी बेसब्री से काटने लगा। मार्च का महीना था। प्रतीक्षा की अवधि पूरी हो चुकी थी। कठिन परिश्रम के दिन गए। फसल काटने का समय आया। प्रोफेसर साहब ने ढाका से पत्र लिखा कि कई अनिवार्य कारणों से मेरा लौटना मार्च में नहीं मई में होगा। इस बीच में कश्मीर के दीवान लाला सोमनाथ कपूर नैनीताल आए। गवर्नर की ओर से दीवान साहब को पार्टी दी गई। सभा के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण मिला। काउंसिल की ओर से मुझे अभिवादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलते समय मुझसे कई मिनट तक उन्होंने बातें की और मुझे अपने डेरे पर आने का आदेश दिया। उनके साथ उनकी पुत्री सुशीला थी। वह पीछे सिर झुकाए खड़ी थी। जान पड़ता था भूमि को पड़ रही है, पर मैं अपनी आंखों को काबू में न रख सका। लज्जा अगर कुसुमिता वाटिका थी तो शीतल सलल। मैं घर हुआ था जैसे लेटा तो वही सूरत सामने थी। मैं उसे हटाना चाहता था, पर ऐसा कर न सका। दूसरे दिन मैं नियत समय दीवान साहब के डेरे पर जा पहुंचा। दीवान साहब ने मिलाया और कई घंटे भर तक सामाजिक प्रश्न पर वार्तालाप करते रहे। मुझे उनकी बख्ता पर आश्चर्य होता था। ऐसा वाक्चतुर मैंने कभी न देखा था। 60 वर्ष की वयस थी, पर हास्य और विनोद के मानो भंडार थे। मगर मैं रह रहकर इधर उधर उत्सुक नेत्रों से देख रहा था। मेरे कान उसके स्वर का रसपान करने के लिए मुंह खोले हुए। लेकिन रात के 9 बज गए। मेरे लौटने का समय आ गया। सारी बातें समाप्त हो गईं। उनके लतीफे भी खत्म हो गए। वह नीरवता उपस्थित हो गई जो कहती है कि अब चलिए फिर मुलाकात होगी। मैंने कई बार उठने का इरादा किया, लेकिन इंतजार में आशिक की जान भी नहीं निकलती। मौत को भी इंतजार का सामना करना पड़ता है। यहां से चला तो ऐसा शिथिल और निर्जीव था मानो प्राण निकल गए हों। अपने को धिक्कारने लगा। अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हुआ। दूसरे दिन शाम को मैं अपने बरामदे में बैठा पत्र देख रहा था। क्लब जाने का जी नहीं चाहता था। चित्त कुछ उदास था। सहसा मैंने दीवान साहब को फिटन पर आते देखा। उनके बगल में सुशीला थी। मेरा हृदय धक धक करने लगा। उसकी निगाह मेरी तरफ उठी हो या ना उठी हो, पर मेरी टकटकी उस वक्त तक लगी रही जब तक फिटन अदृश्य न हो गई। तीसरे दिन मैं फिर बरामदे में आ गया बैठा। आंखें सड़क की ओर लगी हुई थीं। फिटन आई और चली गई। अब यही उसका नित्य प्रिय का नियम हो गया। मेरा अब यही काम था कि सारे दिन बरामदे में बैठा रहूं। मालूम नहीं फिटन कब निकल जाए। इस प्रकार 1 मास बीत गया। मुझे अब कौंसिल के कामों में कोई उत्साह न था। कहीं सैर करने का भी जी न चाहता। मेरे तो जैसे पैरों में बेड़ियां सी पड़ गई थीं। बस बरामदा था और मैं और फिटन का इंतजार। मेरी विचार शक्ति भी शायद अंतर्धान हो गई थी। 1 महीना और निकल गया, लेकिन मैंने लज्जा को कोई पत्र ना लिखा। मुझ में अब उसे पत्र लिखने का भी सामर्थ्य न था। शायद उससे पत्र व्यवहार करने को मैं नैतिक अत्याचार समझता था। मैंने उसे दगा की थी। चिंता दाह से दिनों दिन घुलता जाता था। एक दिन शाम को दीवान साहब की फिटन मेरे द्वार पर आकर रुकी। उन्होंने अपने व्याख्यानों का एक संग्रह प्रकाशित कराया था। उसकी प्रति मुझे भेंट करने के लिए आए थे। मैंने उन्हें बैठने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन उन्होंने यही कहा, सुशीला को यहाँ आने में संकोच होगा
और फिटन पर अकेली वह घबराएगी। वह चले तो मैं भी साथ हो लिया और फिटन तक पीछे पीछे आया। जब वह फिटन पर बैठने लगे तो मैं सुशीला को निशंक हो आंख भर देखा, जैसे कोई प्यासा पथिक गर्मी के दिन में अफर कर पानी पिए कि न जाने कब उसे जल मिलेगा। उसने भी मेरी ओर देखा, निर्भीक सरल नेत्रों से, जरा झेप नहीं, जरा भी झिझक नहीं। मेरे हृदय और आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हो गया। मैं लौटा तो ऐसा प्रसन्नचित्त था मानो कल्प वृक्ष मिल गया हो। एक दिन मैंने प्रोफेसर भाटिया को पत्र लिखा। मैं थोड़े दिनों से किसी गुप्त रोग से ग्रस्त हो गया हूँ। संभव है तपेदिक का आरंभ हो, इसलिए मैं इस मई में विवाह करना उचित नहीं समझता। मैं लज्जावती से इस भांति परांगमुख होना चाहता था कि उसकी निगाहों में मेरी इज्जत कम न हो। अभी तक मैं सुशीला के स्वभाव, विचार, मनोवृत्तियों से जरा भी परिचित न था। केवल उसके रूप लावण्य पर अपनी लज्जा की चिर संचित अभिलाषाओं का बलिदान कर रहा था। अबोध बालकों की भांति मिठाई के नाम पर अपने दूध चावल को ठुकराए देता था। मैंने प्रोफेसर साहब को लिखा था लज्जावती से मेरी बीमारी का जिक्र ना करें, लेकिन प्रोफेसर साहब इतने गहरे ना थे। चौथे ही दिन लज्जा का पत्र आया जिसमें उसने अपना हृदय खोल कर रख दिया था। वह मेरे लिए सब कुछ, यहाँ तक कि वैधव्य की यंत्रणाएं भी सहने के लिए तैयार थी। उसकी इच्छा थी कि अब हमारे संयोग में एक क्षण का भी विलंब न हो। अस्तु, इस पत्र को लिए घंटों तक संज्ञाहीन दशा में बैठा रहा। इस अलौकिक आत्मोत्सर्ग के सामने अपनी क्षुद्रता, अपनी स्वार्थपरता, अपनी दुर्बलता कितनी घृणित थी। पत्र में लिखा था, सावित्री ने क्या सब कुछ जानते हुए भी सत्यवान से विवाह नहीं किया था? मैं क्यों डरूं? अपने कर्तव्य मार्ग से क्यों डिगूं? मैं उनके लिए व्रत रखूंगी, तीर्थ करूंगी। भय मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। मुझे उनसे कभी इतना प्रेम न था, कभी इतनी अधीरता न थी। यह मेरी परीक्षा का समय है और मैंने निश्चय कर लिया है। पिताजी अभी यात्रा से लौटे हैं, हाथ खाली हैं, कोई तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए 2-4 महीनों के विलंब से उन्हें तैयारी करने का अवसर मिल जाता। पर मैं अब विलंब न करूंगी। हम और वह इस महीने में एक दूसरे के हो जाएंगे। हमारी आत्माएं सदा के लिए संयुक्त हो जाएंगी। फिर कोई विपत्ति, दुर्घटना मुझे उनसे जुदा न कर सकेगी। मैं उन्हें सारी चिंताओं से, समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्त कर दूंगी। इलाके का सारा प्रबंध अपने हाथों में लूंगी। मैं उनसे याचना करूंगी कि कुछ दिनों के लिए काउंसिल से इस्तीफा दे दें। मैं उन्हें अपने गीत सुनाकर प्रसन्न करूंगी, किस्से पढ़कर सुनाऊंगी, उनको समुचित रूप से शांत रखूंगी। इस देश में तो इस रोग की दवा नहीं हो सकती, पर मैं उन्हें यूरोप लेकर जाऊंगी। मैं कल ही कॉलेज के पुस्तकालय से इस रोग के संबंध की पुस्तकें लाऊंगी और विचारपूर्वक उनका अध्ययन करूंगी। 2-4 दिन में कॉलेज बंद हो जाएगा और मैं आज ही बाबूजी से नैनीताल चलने की चर्चा करूंगी। आह, मैंने कल उन्हें देखा तो पहचान न सकी। 3 ही वर्षों में यह काया पलट हो गई। मुख पीला पड़ गया है, शरीर घुलकर कांटा हो गया, आहार आधा भी न रहा। हरदम चिंता में मग्न रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं दिखते। इतने नौकर हैं, इतना सुरम्य स्थान है, विनोद के सभी सामान मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपना जीवन अब अंधकार में जान पड़ता है। कल मुझे बीमारी का सत्यानाश हो। अगर ऐसे ही भूख थी तो मेरा शरीर क्यों न किया? मैं बड़े प्रेम से इसका स्वागत करती। कोई ऐसा उपाय होता कि यह बीमारी इन्हें छोड़कर मुझे पकड़ लेती। मुझे देखकर कैसे खिल जाते थे और मैं मुस्कुराने लगती थी। एक एक अंग प्रफुल्लित हो जाता था। पर मुझे यहाँ दूसरा दिन है। एक बार भी उनके चेहरे पर हंसी न दिखाई दी। जब मैंने बरामदे में कदम रखा तब जरूर हंसे थे, किंतु कितनी निराशा हंसी थी। बाबूजी अपने आंसुओं को रोक न सके। अलग कमरे में जाकर देर तक रोते रहे। लोग कहते हैं काउंसिल में लोग केवल सम्मान प्रतिष्ठा के लोभ से जाते हैं। बेचारे मेंबरों पर यह कितना कठोर आक्षेप है।
कितनी घोर कृतज्ञता। जाति की सेवा में शरीर को घुलना पड़ता है, रक्त को जलाना पड़ता है। यही जाति सेवा का उपहार है। पर यहाँ के नौकरों को जरा भी चिंता नहीं है। बाबूजी ने इनके 2-4 मिलने वालों से बीमारी का जिक्र किया, पर उन्हें भी परवाह न की। यह मित्रों की सहानुभूति का हाल है। हाँ, इतना मुझे भी मालूम होता है कि इन्हें क्षय का केवल भ्रम है, उसके कोई लक्षण नहीं दिखते। परमात्मा करे मेरा अनुमान ठीक हो। मुझे तो कोई और ही रोग मालूम होता है। मैंने कई बार टेम्परेचर लिया, उष्णता साधारण थी, उसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन भी ना हुआ। अगर यही बीमारी है तो अभी आरंभिक अवस्था है। कोई कारण नहीं कि उचित प्रयत्न से उसकी जड़ ना उखड़ जाए। मैं कल से ही इन्हें नित्य सैर कराने ले जाऊंगी। मुझे तो विश्वास होता जाता है कि इन्हें कोई दूसरी ही शिकायत है। जरा अवकाश मिले तो इसका पता लगाऊं। कोई चिंता नहीं है। रियासत पर कर्ज का बोझ तो नहीं है। मैं आपको कितनी खुश नसीब समझती थी। अब संसार में मुझसे ज्यादा बदनसीब और कोई ना होगा। वह अमूल्य रत्न जो मुझे चिरकाल की तपस्या और उपासना से न मिला, वह इस मृगनयनी सुंदरी को अनायास मिल जाता है। शारदा ने अभी उसे हाल में देखा है। उसके प्रेम में कैसे उन्मत्त हो गए हैं। पुरुषों को परमात्मा ने हृदय नहीं दिया, केवल आंखें दी हैं। वह हृदय की कद्र नहीं करना जानते, केवल रूप रंग पर बिक जाते हैं। अगर मुझे किसी तरह विश्वास हो जाए कि सुशीला उन्हें मुझसे ज़्यादा प्रसन्न रख सकेगी, उनके जीवन को अधिक सार्थक बना देगी, तो मुझे उसके लिए जगह खाली करने में जरा भी आपत्ति न होगी। सुशीला गर्भवती सही, निष्ठुर सही, विलासिनी सही, शारदा ने अपना प्रेम उस पर अर्पण कर दिया है। वह बुद्धिमान हैं, चतुर हैं, दूरदर्शी हैं, अपना हानि लाभ स्वयं सोच सकते हैं। उन्होंने सब कुछ सोचकर ही निश्चय किया होगा। जब उन्होंने मन में यह बात ठान ली तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनके सुख मार्ग का कांटा बनूं। मुझे सब्र करके अपने मन को समझाकर यहाँ से निराश, हताश, भग्न हृदय विदा हो जाना चाहिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उन्हें प्रसन्न रखें। मुझे जरा भी ईर्ष्या, जरा भी दंभ नहीं है। जिस प्रेमलता को मुद्दतों से पाला था, आंसुओं से सींचा था, उनको पैरों तले रौंदा जाना नहीं देखा जाता। हृदय विदीर्ण हो जाता है। जिसे अपना समझती थी, जिसके चरणों में अपने को भेंट कर चुकी थी, जिसके सहारे जीवन लता पल्लवित हुई थी, जिसे हृदय मंदिर में पूजती थी, जिसके ध्यान में मग्न हो जाना जीवन का सबसे प्यारा काम था, उससे अब अनंत काल के लिए वियोग हो रहा है। आह, किससे अब फरियाद करूं, किसके सामने जाकर रोऊं, किससे अपनी दुख कथा कहूं। मेरा निर्बल हृदय यह वज्रघात नहीं रह सकता। मैं जानती हूं, अगर आज बाबूजी उनसे विवाह के लिए जोर दें तो वह तैयार हो जाएंगे। केवल मेरा मन रखने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे। यह भी जानती हूं कि यदि इस शोक ने घुला घुला कर मेरी जान ले ली तो यह अपने को कभी क्षमा न करेंगे। उनका समस्त जीवन क्षोभ और ग्लानि को भेंट हो जाएगा। उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। कितनी विकट समस्या है। मुझे मरने की भी स्वाधीनता नहीं। मुझे इनको प्रसन्न रखने के लिए अपने को प्रसन्न रखना होगा। उनसे निष्ठुरता करनी पड़ेगी, त्रिया चरित्र खेलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि इस बीमारी के कारण अब विवाह की बातचीत अनर्गल है। वचन को तोड़ने का अपराध अपने ही से लेना पड़ेगा। परमात्मा मुझे बल दो कि इस परीक्षा में सफल हो जाऊं। शारदा चरण की मनोव्यथा। एक ही निगाह ने निश्चय कर दिया। लज्जा ने मुझे जीत लिया। एक ही निगाह से सुशीला ने भी मुझे जीता था। उस निगाह में प्रबल आकर्षण था, एक मनोहर सारल्य, एक आनंदगार जो किसी भांति छिपाए नहीं छिपता था। लज्जा के चितवन में क्षमा थी और थी करुणा, नैराश्य तथा वेदना।
वह अपने को मेरी इच्छा पर बलिदान कर रही थी। वह मेरे सुख में बाधक नहीं बनना चाहती थी। उसके साथ ही यह भी प्रकट करना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। लेकिन मनोवृत्तियां सुगंध के समान हैं जो छिपाने से नहीं छिपती। उसकी निष्ठुरता में नैराश्यमय वेदना थी, उसकी मुस्कान में आंसुओं की झलक। उसे कदाचित मालूम नहीं है कि आत्मपरिचय रमणियों का विशेष गुण नहीं। उस दिन जब प्रोफेसर भाटिया ने बातों ही बातों में मुझ पर व्यंग किए, मुझे वैभव और संपत्ति का दास कहा और मेरे साम्यवाद की हंसी उड़ानी चाही, तो उसने कितनी चतुरता से बात टाल दी। कौन ऐसा हृदय शून्य प्राणी है जो निष्काम सेवा से वशीभूत ना हो जाए। लज्जावती को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, पर मुझे ज्ञात हुआ कि इसी मुलाकात में मैंने उसका यथार्थ रूप देखा। मैंने अब की ही जाना कि उसका प्रेम कितना गहरा, कितना पवित्र, कितना अगाध है। इस अवस्था में कोई दूसरी स्त्री ईर्ष्या से बावली हो जाती। मुझे नहीं तो सुशीला से तो अवश्य ही जलने लगती। आपको उसे व्यंगों से छेदती और मुझे धूर्त, कपटी, पाषाण न जाने क्या क्या कहती। पर लज्जा ने जितने विशुद्ध प्रेम भाव से सुशीला का स्वागत किया, वह मुझे कभी न भूलेगा। मालिन्य, संकीर्णता, कटुता का लेश न था। सुशीला इस व्यवहार पर मानो मुग्ध हो गई। आह, वह दृश्य भी चिरस्मरणीय है जब लज्जावती मुझसे विदा होने लगी। प्रोफेसर भाटिया मोटर पर बैठे हुए थे। लज्जा एक उज्जवल साड़ी पहने हुए मेरे सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, कभी कभी पत्र लिखते रहना। इतनी कृपा कि मैं अपने को अधिकारिणी समझती हूँ। शायद यह हमारी अंतिम भेंट हो। न जाने मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, फिर कभी आ सकूंगी या नहीं, मुझे बिल्कुल भूल न जाना। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल आई हो जिससे तुम्हें दुख हुआ हो तो क्षमा करना और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना। उसने मेरी ओर दबी आंखों से देखा, मगर अर्धचितवन में दबे हुए पानी का वेग और प्रवाह था। ऐसे प्रवाह में मैं स्थिर न रह सका। इस निगाह ने हारी हुई बाजी जीत ली। मैंने उसके दोनों हाथों पकड़ लिए और गदगद स्वर में बोला, नहीं लज्जा, अब हम में और तुम में कभी वियोग न होगा। सहसा चपरासी ने सुशीला का पत्र लाकर सामने रख दिया। लिखा था, प्रिय श्री शारदा चरण जी, हम लोग कल यहाँ से चले जाएंगे। मुझे आज बहुत काम करना है, इसलिए मिल न सकूंगी। मैंने आज रात को अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। मैं लज्जावती के बने बनाए घर को उजाड़ना नहीं चाहती। मुझे पहले ये बात न मालूम थी, नहीं तो हम में इतनी घनिष्ठता न होती। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि लज्जा को हाथ से न जाने दीजिए। वह नारी रत्न है। मैं जानती हूँ कि मेरा रूप रंग उससे कुछ अच्छा है और कदाचित आप उसी प्रलोभन में पड़ गए, लेकिन मुझ में वह त्याग, वह सेवा भाव, वह आत्मोत्सर्ग नहीं है। मैं आपको प्रसन्न रख सकती हूँ, पर आपके जीवन को उन्नत नहीं कर सकती, उसे पवित्र और यशस्वी नहीं बना सकती। लज्जा देवी है, वह आपको देवता बना देगी। मैं अपने को इस योग्य नहीं समझती। कल मुझसे भेंट करने का विचार न कीजिएगा। रोने रुलाने से क्या लाभ? क्षमा कीजिएगा, आपकी सुशीला। मैंने यह पत्र लज्जा के हाथों में रख दिया। वह पढ़कर बोली, मैं उससे आज ही मिलने जाऊंगी। मैंने उसका आशय समझकर कहा, क्षमा करो, तुम्हारी उदारता की दूसरी बार परीक्षा नहीं लेना चाहता। यह कहकर मैं प्रोफेसर भाटिया के पास गया। मैंने उनके पद स्पर्श किए और सिर झुकाकर बोला, आपने मुझे सदैव अपना पुत्र समझा है, अब उस नाते को और भी दृढ़ कर दीजिए। प्रोफेसर भाटिया ने पहले तो मेरी ओर अविश्वासपूर्ण नेत्रों से देखा, तब मुस्कुरा कर बोले, यह तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी हार की जीत। ऐसी और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।